हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जो एक कॉमन क्वेरी काफ़ी समय से चल रही है कि बीआरसी इन केस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, तो उसको लेकर डीजीएफटी ने जो सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ बीआरसी निकाला है, तो वो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है और ऊपर से क्या उसके अंदर होने वाली फिर से कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। आईआरएम का क्या होगा, आईआरएम कैसे जनरेट होगा, आईआरएम को कैसे सर्टिफाई करेंगे, तो उसको लेकर डीजीएफटी ने जो एक क्वेश्चनेयर रिलीज किया है और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है या फिर हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है। तो हम क्यों ना उस क्वेश्चनेयर पे डिस्कस करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब देखते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सेल्फ जनरेशन ऑफ ईबीआरसी को लेकर। मार्च में ही इन्होंने निकाला है और ये देखो, दिस डॉक्यूमेंट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्टर्स, ये एक्सपोर्टर्स के लिए भी और बैंक के ऑफिशियल्स के लिए भी है। तो पढ़ते हैं, व्हाट इज ईबीआरसी। अब तक तो हमें बीआरसी का पता चल ही गया है कि जब पैसे आते हैं उस पैसे का एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है, जो कि बैंक ही कर सकता था पहले, अब हम भी कर सकते हैं। तो वो बैंक जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसी को बीआरसी बोलते हैं, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये है कि पैसा रियलाइज हो गया है, पैसा आ गया है, तो पैसा आने का प्रूफ बैंक हमें देगा, इसी को बोलते हैं ईबीआरसी, है ना। और ये जो ईबीआरसी है, देखो डीजीएफटी ने कंफर्म किया है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के केस में, उनको बीआरसी तो चाहिए। फिर है व्हाट इज आईआरएम नंबर। आईआरएम मतलब होता है इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज नंबर। ये आईआरएम नंबर होता है जब आपके पास फॉरेन करेंसी आती है या फिर पैसे आते हैं, ये भी बैंक जनरेट करके देता है। ओआरएम, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं आउटसाइड इंडिया तो ओआरएम जनरेट होता है, इसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। नाउ पर्पस कोड क्या होता है, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी में पैसा आता है तो बैंक हमसे पूछता है कि ये पैसा भाई किस लिए आया, तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आया है या एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट है। तो वो लोग उस पर्पस कोड में जो आरबीआई ने डिफाइन किया है उस पैसे को डाल देते हैं। अब अभी केस में क्या होता है, ई कॉमर्स के केस में हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं आती है तो पर्पस कोड कोई पूछता ही नहीं है। वो एनईएफटी के थ्रू पैसे आ रहे हैं क्योंकि बीच में कोई और इंटरमीडियरी है जो कि फॉरेन करेंसी में कलेक्ट करके हमें एनईएफटी में ट्रांसफर करता है, चाहे वो पेपाल है या फिर और भी अलग अलग इंटरमीडियरी बीच में। एंड व्हाट इज यूनिक बैंक यूनिक ट्रांजेक्शन, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये बैंक का इंटरनल मामला है। बैंक के पास जब कोई पैसा आता है तो वो लोग एक टेम्पररी एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करते हैं, बाद में फिर आईआरएम में कन्वर्ट होता है तो वो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजेक्शन रेफरेंस में मल्टीपल आईआरएम भी हो सकते हैं। फिर वही बैंक के रेफरेंस नंबर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआरएम इशू डेट और रेमिट, हमें डेट से भी कोई लेना देना कोई हमें जरूरत नहीं। डीम्ड एक्सपोर्ट तब होता है कि जब इंडिया में ही, मतलब बाहर एक्सपोर्ट नहीं हुआ, बाहर हमने गुड्स नहीं भेजा, बट इंडिया में ही किसी को गुड्स भेजने पे वो एक्सपोर्ट माना जाता है। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बनते हैं जहाँ पे अगर आप एक लोकल मतलब बिजनेसमैन है और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बिजनेस चल रहे हैं उनके साथ अगर ट्रांजेक्शन करता है तो उसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके केस में क्या कि इंडियन करेंसी में पैसा आएगा तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। जनरली एक्सपोर्ट तब माना जाता है जब फॉरेन करेंसी में पैसा आए। व्हाट इज सॉफ्ट टैक्स, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सॉफ्ट टैक्स फॉर्म्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करना मीन्स एनी एंटिटी मेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए ये इट इज फाइल्ड बाय एवरी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर सारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर को फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ द लास्ट इनवॉइस रेज्ड इन द मंथ, लास्ट महीने में जो भी इनवॉइस रेज हुआ है। टू जनरेट ईबीआरसी, इसके केस में भी ईबीआरसी चाहिए फॉर सॉफ्ट टैक्स के लिए। एक्सपोर्टर मस्ट चूज द स्पेसिफिक पर्पस, तो इसमें भी पर्पस कोड एक्सपोर्टर को बताना पड़ेगा विद इन द सर्विस कैटेगरी। जो पर्पस कोड मतलब सॉफ्ट टैक्स एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर हो गए जो एक्सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो उस केस में जब उनके पास पैसा आता है तो वो सर्विस कैटेगरी वाला पर्पस कोड बताएंगे बैंक को ताकि वो ट्रीट हो कि ये पैसा जो आया है वो सर्विस के अगेंस्ट आया है। एक्सपोर्टर्स विल हैव टू सेलेक्ट आईटी, तो ऐसे केस में पर्पस कोड में आईटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट टैक्स नॉर्मल ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है। हाउ टू जनरेट ईबीआरसी, अब ईबीआरसी कैसे जनरेट करें। यूजर विल रजिस्टर
ऑन द DGFT वेबसाइट। DGFT वेबसाइट पे आप रजिस्टर करोगे एज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। फिर है यूजर विल लिंक देयर एग्जिस्टिंग, या तो आपके पास पहले से IEC आप उसे लिंक करोगे या फिर नया IEC के लिए अप्लाई कर सकते हो। वंस द यूजर इज अवेलेबल विद IEC, अगर IEC जैसे आपका लिंक हो गया DGFT वेबसाइट पे, तो यूजर के पास सर्विसेज सेक्शन में EBRC का ऑप्शन होगा और EBRC के अंदर होगा जनरेटिंग EBRC। Is there any DGFT support available for exporters to address issue encountered during the क्या BRC जनरेट करते टाइम एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम होगी तो DGFT सपोर्ट करेगी? हाँ करेगी, क्योंकि उनका अपना हेल्प डेस्क सपोर्ट है। लेकिन हम और आप जानते ही हैं कि DGFT कितना सपोर्ट करती है और कितना मेल पे रिवर्ट करती है ना, क्योंकि पूरा देश इस टाइम परेशान है BRC को लेकर और इतने सारे चार्जेस को लेकर। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया जी हाँ हमारी हेल्प डेस्क है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाउ टू जनरेट द EBRC फॉर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर मस्ट मार्क यस, एक्सपोर्टर्स को यस मार्क करना पड़ेगा ऑन सेल्फ जनरेटेड BRC टैब में कि इस पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, बताना पड़ेगा कि ये पैसा थर्ड पार्टी से आया है। और जनरली हो भी यही रहा है ई-कॉमर्स के केस में कि हम शिपमेंट कर रहे हैं अमेजन को या शिपमेंट कर रहे हैं पार्टी को और पैसा आ रहा है किसी पेपल के थ्रू या पैसा आ रहा है किसी इंटरमीडियरी के बीच में, तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट तो आ रही है। और वैसे भी ई-कॉमर्स के केस में थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी आ रही है, करेंसी भी INR में आ जाती है NEFT, और तीसरा कि जो इस केस में शॉर्ट पेमेंट भी आती है। देखते हैं वो सारे क्या डिस्कस हुए हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, ये हमें कोई लेना देना नहीं। वोस्ट्रो अकाउंट एक टेम्पररी बैंक होता है जो कि मतलब एक ट्रांजिट करेंसी को डील करने के लिए। डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी, मतलब इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक में इंडियन डोमेस्टिक बैंक करेंसी में कोई अकाउंट होल्ड करता है उसको वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, उसको छोड़ दो। व्हाट इज इन, इससे कोई लेना देना है। हाउ टू जनरेट EBRC हैविंग, ये हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लिए है कि वहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल इनवॉइस नंबर टू जनरेट फॉर मल्टीपल, द एक्सपोर्टेड नीड टू जनरेट मल्टीपल EBRC फॉर मल्टीपल इनवॉइस नंबर एंड वन सॉफ्टेक्स। एक मिनट देख लेते हैं इसको थोड़ा। हाउ टू जनरेट EBRC हैविंग मल्टीपल इनवॉइसेज एंड वन सॉफ्टेक्स, मतलब वो सॉफ्टवेयर के केस में कि इनवॉइसेस तो ज़्यादा है बट एक ही सॉफ्टवेयर से सर्विस है, तो ये नॉर्मल ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए या गुड्स में जो डील करते हैं उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। नाउ 16, कैन मल्टीपल EBRC इनवॉइस वाइज जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सॉफ्टवेयर? यस, मल्टीपल EBRC जनरेट हो सकता है फ्रॉम सिंगल सॉफ्टवेयर बाय एंटरिंग द इनवॉइस नंबर इन द BRC में अलग अलग इनवॉइस नंबर की डिटेल मेंशन कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर के केस में है, नॉर्मल के केस में नहीं है। व्हाट इज द कनेक्शंस बिटवीन पर्पस कोड और SCC कोड? पर्पस कोड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपने गलत पर्पस कोड बताया बैंक को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है और बता दी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो वो कभी भी BRC इशू नहीं कर पाएंगे। तो इसके केस में इन्होंने बताया कि भाई SAC एक कोड है जिसको EBRC वालों ने मैप कर दिया, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें पर्पस कोड पे ध्यान देना है, हम पर्पस कोड गलत ना मेंशन करें। वैसे जनरली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में P0103 होता है। वेयर विल वी गेट द EBRC आफ्टर जनरेशन? हाँ, ये सही क्वेश्चन है कि जब EBRC जनरेट हो गया तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो यूजर कैन फाइंड द EBRC अंडर माई डैशबोर्ड। माई डैशबोर्ड में रिपोजिटरीज में जाएंगे, बिल रिपोजिटरी में जाएंगे और वहाँ पे हम EBRC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च पैरामीटर से बैंक रियलाइजेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं, किस डेट से सर्च कर सकते हैं, शिपिंग बिल नंबर से सर्च कर सकते हैं, शिपिंग बिल डेट से सर्च कर सकते हैं, शिपिंग बिल कोड से सर्च कर सकते हैं, बिल ID, ऑथराइजेशन नंबर, यूटिलाइजेशन स्टेटस सब मिल जाएगा। फिर सर्च रिजल्ट में फिर वही है कि सर्च पैरामीटर ये है और फिर सर्च रिजल्ट में आपको ये सारी सर्च करके मिल जाएगा। शिपिंग बिल नंबर डालोगे तो डिटेल मिल जाएगी। 19वां क्वेश्चन है, हाउ इज EBRC इशूड व्हेन देयर इज अ क्रेडिट मेमो ऑन इनिशियल बिलिंग रेज सेवरल मंथ पास्ट एक्सपोर्ट? अगर पास्ट एक्सपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट कर दे उसके बाद अगर कुछ हम डेबिट और क्रेडिट मेमो रेज करते हैं, तो इसमें सेल्फ जनरेटेड फैसिलिटी में DGFT एक एप्लीकेशन प्रोग्राम दे रही है जिसमें IRM जो पहले के IRM है उनको भी कट ऑफ डेट से पहले के IRM को बैंक के सपोर्ट से बैंक पे जाना पड़ेगा, फिर बैंक के सपोर्ट से वो IRM विजिबल हो सकता है। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज दिस? इसमें देखो बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी पास्ट एक्सपोर्ट्स के केस में, खुद नहीं कर सकते। व्हाट इज द प्रोसीजर इफ फॉरेन बायर चार्जेस आर नॉट हाईलाइटेड इन बैंक क्रेडिट स्लिप्स अफेक्टिंग EBRC? फॉरेन बैंक चार्जेस, यहाँ तो फॉरेन बैंक के चार्जेस ही होते हैं बहुत कम,
$10 $20 वो ऐसी बैंक चार्ज में चले जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्सपोर्टर्स कैन सेल्फ जनरेट द EBRC बेस्ड ऑन द अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट रिसीव है उसके बेस पे आप कर दोगे। दे कैन ऐड चार्ज इन द शिपिंग बिल इनवॉइस डिटेल, वो चार्जेस ऐड कर सकते हैं अगर उनको दिखेगा कि हाँ मेरा ये जो डिडक्शन हुआ है वो इस चार्जेस की वजह से, तो मेंशन कर देंगे ये चार्जेस कटा है मेरा। Now 21, how should cases be handled if FIRs issued by the bank that has discontinued EBRC? देखो FIRC और BRC दोनों अलग अलग है। जिस बैंक ने FIRC इशू की है जरूरी नहीं कि वही BRC भी इशू करे, तो अगर बैंक की BRC इशू नहीं करते तो आपके पास FIRC है, वो ले जाके दूसरे बैंक से भी करा सकते हैं। How to mention the other deduction charges in EBRC? अब और भी डिडक्शन चार्जेस हैं तो भी शिपिंग बिल और इनवॉइस टैब डिटेल में जाके आपको चार्जेस मेंशन करना है, आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट द प्रोसेस फॉर गेटिंग EBRC इन केसेस ऑफ नेटिंग ऑफ वेयर इनवर्ड पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे एक बड़ा इशू आ भी रहा है कि एक्सपोर्टर्स विल हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट द EBRC बेस्ड ऑन द रिसीव्ड IRM के जो IRM आएगा उस पर आप जनरेट कर सकते हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट EDPMS एंड EBRC ऑपरेट एज डिस्टिंक्ट सिस्टम। डिस्टिंक्ट सिस्टम मतलब होते हैं कि दोनों एक ही रिलेशन से है, एक ही रिलेटेड टॉपिक पे काम करते हैं। देखो अगर आप इनवर्ड पेमेंट रिसीव कर रहे हो और आपको पता है कि भाई BRC हमें चाहिए, तो IRM का होना बहुत जरूरी है। अब अभी भी IRM जनरेशन को लेकर कोई क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि आपके पास ई-कॉमर्स के केस में क्या IRM ही जनरेट होके नहीं आता है। तो अभी तक जितनी बातें हमने देखी है वो सब का सब जो मुद्दा है वो IRM पे ही है। अगर IRM हो जाए तो हम कर सकते हैं। इस क्रॉस करेंसी बिल रियलाइजेशन परमिटेड फॉर EBRC, उन्होंने बोला कि अगर डॉलर का यूरो में अगर पैसा आ गया तो क्या हम क्रॉस करेंसी में कर सकते हैं, सेटअप में बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं ना। 25वां क्वेश्चन, इफ द शिपिंग बिल इज नॉट अवेलेबल इन द EDPMS पोर्टल, अगर शिपिंग बिल EDPMS पोर्टल में नहीं है, जैसा कि बैंक वाले कई बार बोलते भी तुम्हारा शिपिंग बिल EDPMS में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है एक्सपोर्टर ऐड कर सकते हैं उस शिपिंग बिल के डाटा को। लिखा है एक्सपोर्टर कैन ऐड मेटा डाटा ऑफ शिपिंग बिल एंड विल बी एबल टू जनरेट EBRC, और उसके बाद EBRC जनरेट कर सकते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर कोई इन 25 क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर दिया हो, तो मैं दोबारा से उस पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।